तो अभी हम क्लास 9 का पेरीमीटर एंड एरिया वाले चैप्टर में पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी जो हमें करना है वो एरिया वाला पार्ट है। तो इसमें हमारे पास जो शेप्स हैं वो शेप्स कौन कौन से हैं? ये पहले तो हम स्क्वायर लेते हैं। वैसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल पहले आता है, अभी बताते हैं क्यों। देखो, रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है, तो इसका एरिया हमें निकालना है। तो एरिया, पहली बात एरिया आपको समझना है। एरिया एक्चुअली क्या होता है कि जो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री से इसने कितना स्पेस कवर कर रखा है, ठीक है। इसी स्पेस का वो अगर हम मेजर कर ले तो यही कहलाता है एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो यही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन इसमें भी ये कंडीशन अप्लाई है कि ये जो लेंथ आपका है एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आपको कहीं पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सॉरी, पैरेललोग्राम दिया है ऐसे। अब देखो, जितना इसको हम मिनिमल करते जाएंगे, पैरेललोग्राम ये भी है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ाते जाएंगे, एक केस होगा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, फिर एक केस होगा कि ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, और ये भी पैरेललोग्राम है। अब देखो, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें भी लेंथ है और विड्थ है, यहाँ पे भी लेंथ और विड्थ। वो बात अलग है कि यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेंथ और, तो इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे भी देखो लेंथ और ब्रेड्थ रहेगी। बस एंगल जो यहाँ पे दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच की जो एंगल है, उस एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये हमें ध्यान देना है। तो एंगल जितना हम ये बढ़ाते जाएंगे, देखो जैसे ये एंगल जितना बढ़ेगा, एक समय आएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाली जो साइड है यहाँ आ जाएगी और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और फिर इसी का एक स्पेशल केस होगा कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस केस में ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे इसकी जो एक साइड है वो ये भी ये हो जाएगा। ये रेक्टेंगल का देखो, पैरेललोग्राम का स्पेशल केस हुआ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है स्क्वायर। पैरेललोग्राम में जब एंगल करस्पॉन्डिंग साइड के बीच की जो एंगल है, अगर वो हम 90 डिग्री लेते हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है। फिर उसी रेक्टेंगल में जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो एक्चुअली हमारा यहाँ टॉपिक ये, तो ये समझ में आ गई बात। और देखो, ये एंगल, यही एंगल जितना कम होती जाएगी, देखो जितना ऐसे खींचते जाएंगे, तो देखो एंगल कम होती जा रही है, एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खैर मैंने वो शेप लिया है, तो ये एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने वो जो ड्राइंग वाला शेप लिया है वही लिया है। बस इतना जान लो कि लगभग आ गया है। और इसके बाद थोड़ा सा और हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जितना मिनिमम एंगल, ठीक, एरिया
बस ये जान लो कि ये लेंथ और विड्थ के बीच में जो एंगल है, जितना मिनिमम करते जाएंगे उसका एरिया उतना ही कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम लेंथ और विड्थ का जो साइड है उनके बीच के एंगल को बढ़ाते जाएंगे, एरिया बढ़ता जाएगा। अलबत्ता यल और बी सेम ही क्यों ना हो, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। देखो ये एक स्क्वायर बना दिया और ये आपका रेक्टेंगल हो गया, और ये मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ। एकदम मिनिमम एंगल, फिर थोड़ा सा बढ़ाया और फिर यहाँ थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ यल और बी, यहाँ भी यल और बी आप सेम रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी यल बी सेम रहेगा। बट एंगल, जो एंगल बिटवीन यल एंड बी, मान लो ये थीटा है, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता है किसकी तरफ, 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है, ठीक है। वैसे ही एरिया कवर्ड बाय यल एंड बी विल इंक्रीज। ये यहीं पे मैं सोच रहा था अच्छा रहेगा क्लियर बता दूं, ठीक है। और मैक्सिमम एरिया ये भी जान लो कि ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल के केस में होगा। मैक्सिमम एरिया जो होगा होगा व्हेन यल इज इक्वल टू बी हो जाएगा एंड थीटा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एरिया सबसे इसका मिनिमम होगा, मिनिमम एरिया। इससे ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा ये होगा, फिर इससे ज्यादा ये होगा, फिर इससे ज्यादा ये होगा, ठीक है। तो हम पहले रेक्टेंगल का देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, तो रेक्टेंगल में हमको मिल गया यल एंड बी, ठीक। तो रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, पेरीमीटर तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो ये 90 डिग्री हमेशा ध्यान देना, पेरीमीटर हो जाएगा। अगर ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी, तो इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तो देखोगे यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, ये हो जाएगा 2 यल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही अगर स्क्वायर का निकालना रहेगा तो यल इज इक्वल टू बी, सपोज दैट ए हो गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a। बट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी, देखा था आपने पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं था, तो वहां पे मत सोचना कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, तो वहां पे भी हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे तो एरिया निकल आएगा। कंडीशन ही यही है कि लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में जब 90 डिग्री रहेगा तो ही ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। यानी जो उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे उनके बीच, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। अभी इस पे थोड़ा और डिटेल में मैं बताऊंगा, सारे ये 90 डिग्री होने चाहिए, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगेगा। नहीं तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही यही है कि
हमें हाइट और बेस लेके चलना है, ठीक है। तो बेस एक हो जाएगा, मुझे देख रहा था कि कहीं पे इसमें लगता है 9th के सिलेबस में वो नहीं है। इस सिलेबस में इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिया है कि 1 यूनिट है तो एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 यूनिट लिया है तो बी, तो इसका B² यूनिट, यहाँ पे A इंटू ए, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल यहाँ इंटू बी, ठीक है। हाँ दिया है, डायरेक्ट दे दिया है इसमें। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट। ध्यान देना है, अगर यहाँ पे यल मान लो कुछ भी है, यल जो है उसका जो यूनिट है वो मीटर में है और बी ये भी मीटर में है, तो यहाँ हो जाएगा यल इंटू बी मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, क्यों? क्योंकि एरिया जो होता है 2 डायमेंशन, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये हमें ध्यान देना है ये बात का। तो ये हो गया रेक्टेंगल का। अब स्क्वायर मैंने पहले बोला था कि रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है स्क्वायर। तो यल इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल है तो मान लो किसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है। तो हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ समान हो गई, एक एक्स हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ स्क्वायर यूनिट। अब ये देखना आप लोग कि वहाँ पे क्या यूनिट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो आप वही लिख लीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। अभी हमें रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का हो गया। अब किसका एरिया है, पैरेललोग्राम का एरिया। देखो जब भी मैंने अभी पहले बोला आप लोगों को कि लेंथ और ब्रेड्थ जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, एरिया जब हम किसी चीज का निकालते हैं तो उसका बेसिक जो फंडा है वो यही है कि एरिया इज इक्वल टू होता ही यही है, एरिया इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको बेस मान सकते हो, चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसको हाइट मान सकते हो, ठीक है। ठीक है, और रेक्टेंगल के केस में भी वही होता है, बेस इंटू हाइट। ये बेस मान लो जो आपकी तरफ है उसे बेस, और ये आपका हो गया हाइट, ठीक है। कहीं भी इसको मेजर करोगे परपेंडिकुलर तो ये आपका हाइट यही होगा। अब हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना देखना है, तो पैरेललोग्राम का एक एग्जांपल देके बना देता हूँ, बाकी आप इसी बेस पे सबका निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो पहले अपन यहाँ पे एरिया का वही लेके चले हैं कॉन्सेप्ट कि बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे देखिए ये आपको यल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, लेकिन एंगल जो है इनके बीच 90 डिग्री नहीं है।
तो एंगल 90 डिग्री ना होने के नाते हम ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो जाएगा। तो हम अपना देखो दो तरीके हैं इसको करने के। तो कहाँ है ये, तो हम क्या करते हैं कि ये बेस तो है ही है हमारा ए बी सी डी, तो ये भी हमारा बेस है और उसकी लेंथ कितनी है, ये है। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है। और ये जो हमने बी दिया है उसको बी रहने देते हैं, अपोजिट साइड से इक्वल होते ही ये भी बी हो गया, ये भी एल हो गया। ठीक है, अब हमें हाइट चाहिए। तो हाइट किस चीज का चाहिए, जो अपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे इस वाले साइड से इस वाले साइड की हाइट, तो हाइट हमेशा कैसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो तो आपको हाइट मेजर करनी है। जैसे ये बिल्डिंग है ऊंची सी, ये आपका सरफेस है, तो हाइट मेजर करने के लिए परपेंडिकुलर ही मेजर करोगे। हाइट कभी तिरछी तो मेजर की नहीं जाती है कि स्लोप हो उसमें। ठीक है, या स्टीप जो भी हो, मतलब किसी स्लोप पे अगर कोई लाइन है तो हाइट तो नहीं हो सकती। हाइट हमेशा हम परपेंडिकुलर ही लेते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं, क्योंकि अगर आप ये सरफेस है ये, और सरफेस से इतनी ऊंचाई पे है, तो अगर आप परपेंडिकुलर नहीं है मेजर करोगे तो इसके अलावा कोई फिक्स पॉइंट है ही नहीं कि आप किसको हाइट कंसीडर करें। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हम इसका हाइट यहाँ ना ड्रॉ करके यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर बिल्कुल एकदम ड्रॉ किया और इसको अलग कलर से थोड़ा इधर एक्सटेंड किया ए बी को, ताकि ए बी को यहाँ से एक्सटेंड किया। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमने हाइट बनाया इसका। ठीक है, हाँ। अब देखो ये हमारा हो गया हाइट, और ये भी हाइट है। अब देखो हमने हाइट ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री है, तो यही एच जो है यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक ना, ये भी एच हो सकता है। तो अगर ये एच आप निकाल लो तो सीधे एच ये हाइट हो गया, एच इंटू एल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये होगा कैसे, ये एक बार करके दिखा देता हूँ मैं, जरूरी भी है दिखाना। तो ऐसे देखो, हमें एरिया किसका चाहिए, एरिया हमें चाहिए ए बी सी डी का। ठीक है, तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। देखो ये जो आपका सी एम है और ये डी एन है, पहले इन दोनों ट्राइंगल को एक बार एक कॉन्सेप्ट देख लो। ट्राइंगल बी एम सी एंड ट्राइंगल ए एन डी, देखोगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और ये देखो ए डी, इन दोनों में देखोगे तो ए डी और बी सी इक्वल है। एंगल ए एन डी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी, ये 90 डिग्री है, और आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इस ट्रायंगल के केस में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और एक साइड है आपका डी एन इज इक्वल टू सी एम, क्या है ये एच के इक्वल है। हमने क्या लिया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक ना, और ये कैसे इक्वल है आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल हो गए। इसको और इधर एक्सटेंड कर दो, इसको भी इधर एक्सटेंड कर दो, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, ये पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों तरफ इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस
आर ऑलवेज सेम। तो ये भी कर सकते हो। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। ऐसे ही दोनों कांग्रुएंट हुए तो सी पी सी टी से बी एन और ए एन इक्वल हो जाएगा। और एक बात है, कांग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। और सीधी सी बात है, कांग्रुएंट है तो जब उस एकदम डिट्टो वही कॉपी ही उठा के वहां पे रख दी है तो ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं कि उनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। खैर, अगर ये आपको नहीं भी समझ में आता तो वैसे भी ट्राइंगल का एरिया जो अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इसका बेस हो गया बी एम और हाइट हो गया एच। अब आपको मालूम है बी एम और एन इक्वल है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए इंटू एच, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया ना। ठीक है, तो अब देखो ये चीज हमने दिखा दी। अब यहाँ पे आगे एक चीज यही देखनी है, हमें एरिया किसका निकालना है, एबीसीडी का। और फार्मूला हमें मालूम है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि रेक्टेंगल के केस में होता है। तो यहाँ देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है। कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है एन डी सी एन। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, देखोगे तो लेंथ कितनी है इसकी, हो जाएगा एन एम इंटू सी एम। चाहे ऐसे कर सकते हो या एन एम इंटू डी एम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एन एम कितना हुआ, एन एम को हम लिख सकते हैं एन बी प्लस बी एम इंटू सी एम कितना है एच, ठीक ना। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल एन डी सी एम। तो हमें देखो एन बी बी एम, एन बी प्लस बी एम। अब एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, इस डायग्राम में देखो कि ए बी आपका तो पहले से मालूम है एल है, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू है क्या, ए एन प्लस एन बी है, और ये ऑलरेडी एल के इक्वल है। और ए एन को हम बोल सकते हैं बी एम के बराबर है, तो इसको बी एम प्लस एन बी भी कर सकते हो, यानी बी एम प्लस एन बी एल के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल इंटू एच, ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया एल इंटू एच, ठीक है। अब ये आप बोल सकते हो कि रेक्टेंगल हमारा कौन सा हो गया, ये है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसका एरिया हमने निकाल दिया एल इंटू एच। अब देखो बहुत ज्यादा देख जोर नहीं देना है, देखो अब एरिया ऑफ ए बी सी डी जो कुछ हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ, यही तो करना है, एरिया ऑफ एन डी सी एम जो है उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी माइनस करेंगे। जैसे ये वाला एरिया उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये इतना एरिया बचेगा। समझना गौर से, मतलब ये घुमा फिरा के वही दिखाना है। इस एरिया में से जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा केवल ये एरिया, ठीक है। अब फिर उसमें ये जोड़ देंगे तो हमारा ये एरिया पूरा आ जाएगा, ठीक ना। तो वही हम करने जा रहे हैं। अब प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ए एन डी, ट्रायंगल ए एन डी, ठीक है।
अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दोनों तो इक्वल ही है, ठीक है। तो चाहे इनको ऐड करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो हमें क्या निकल आएगा, ए एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, ध्यान देना, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल एन डी पी एम, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो इस कॉन्सेप्ट को अगर एक तरीके से आप लोग देखोगे तो उस तरीके से भी इसको एक कॉन्सेप्ट था, आपको पहले ही बताया था कि अगर सोचो सर्किल है, अब ये सर्किल में किसी एक बेस पे, ये बेस है, उस पे आप चलो तो अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अभी बताना ठीक नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ये समझ में आ गया होगा कि हम रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करते हुए कैसे पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। तो एक बार इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो जैसे ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ, ठीक, और इसे हमने हाइट ले लिया और ये हमारा, इसको हमने बेस ले लिया है। तो ये ए बी सी डी, तो हमें केवल हाइट से मतलब है, तो इसका एरिया क्या कर लिया हमने, बी इंटू एच हो गया, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग हमेशा कि पैरेललोग्राम के केस में हमेशा ये यही फार्मूला लगेगा, बेस इंटू हाइट। आपको एक इमेजिनरी हाइट ड्रॉ करनी है, ठीक है। और हमने ये पहले प्रूव करके देख लिया है कि अल्टीमेटली इसे हम एच जो भी ड्रॉ करेंगे, अब वैसे ये हाइट जो है इस हाइट को यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली में इन दोनों साइड के बीच का हाइट से मतलब होता है, ठीक है। तो इसका एक साइड ले लेंगे, कोई भी एक साइड। देखो हाँ एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही हाइट लेनी है। आप अगर ये साइड दिया हुआ है, मान लो ये साइड दिया हुआ है यल, ठीक है, तो इसके भी इस वाले साइड का हाइट आप मेजर कर सकते हैं। जैसे भी यल हो गया, तो बताते हैं, ये हो जाएगा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हाइट लेना है आपको, इसी का हाइट लें ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अगर दूसरा वाला साइड दिया है, जैसे ये वाला हो गया, मान लो ये ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये डॉट नहीं हो रहा, तो इसको एक्सटेंड करना है और इसको भी एक्सटेंड करना है। अब इनको
उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कहीं से भी ले लो, इसी लाइन पे ये दोनों पैरेलल ही हैं, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। ये मान लो तो जरूरी नहीं कि बाहर ही जाए। ठीक है, तो ये देखो परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे ये एच हो जाएगा और ये आपकी जो साइड है ये एल हो जाएगी, तो इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एच। ठीक है, ये भी एच ही होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया ऐसे इससे निकल सकता है। अब हम ट्राइंगल का एरिया देखते हैं कैसे निकलता है। देखो ट्राइंगल के एरिया में हमें पहले ये देखना है कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो ये हो गया ट्राइंगल की जिसमें कोई दो साइड इक्वल हो, जिसे आइसोसेलेस बोलते हैं। एक हो गया आपका इक्विलैटरल, और एक होता है कि कोई भी, इससे नहीं बनेगा। तो एक हमारा हो गया ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल होता है कि जिसमें तीनों साइड्स बिल्कुल अलग डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के होते हैं। तो एक साइड ऐसे हुआ, एक साइड थोड़ी अलग लाइन लेंथ की हो गई और ये अलग लेंथ की हो गई। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ जी एच आई। इसमें लेंथ अलग अलग है। ठीक है, जी के सामने का मान लो हो गया स्मॉल एक्स, ये हो गया स्मॉल वाई स्मॉल जेड। और इसमें देखो इस सीरीज में जो साइड इक्वल होती हैं, तो मान लो ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये मान लो आपका बी सी, इसको बी सी ही ले लेते हैं, ये आपका बी सी है, ये अलग लेंथ का है। इक्विलैटरल में आपको मालूम है सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट वो कहीं नहीं जाता है कि हाफ इंटू इसका जो फार्मूला होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी आप पूछ सकते हैं क्यों। देखो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से, कि जैसे मान लो अपने पास कोई स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए, यानी ए बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया और अगला ए हाइट हो गया, तो हो जाता है ए स्क्वायर। लेकिन इसको डायगोनली अगर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो दो ट्राइंगल बन गए ना। तो अगर दो ट्राइंगल बन गए तो आपको मालूम है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, वैसे भी ये हो गया 90 डिग्री। तो कहने का मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा और इसका भी एरिया ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 बेस ए इंटू हाइट, 1/2 बेस ए इंटू हाइट। ठीक है, सेम वैसे ही रेक्टेंगल के केस में भी कर सकते हैं। डायगोनली यहाँ डिवाइड किया, अब ये एल है ये बी है, एरिया इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है एल इंटू बी। लेकिन ऐसा भी मालूम है कि रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है वो उसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ये आपको कंफ्यूजन इसमें होता हो तो कंग्रुएंसी वाला रूल लगा के देख सकते हो। ठीक है, तो वो उससे भी हो जाएगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर कंफ्यूजन होता है तो एल इंटू बी, इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू एल हो गया इंटू बी, हाफ एल इंटू बी। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया देखोगे तो हाफ एल इंटू बी यानी बेस इंटू हाइट आ रहा है। जब पैरेललोग्राम के भी केस में देखोगे और इसको डिवाइड करो इसमें, ठीक है,
तो इस केस में क्या था, यहाँ पे हम एक इमेजिनरी हाइट ड्रॉ करते हैं, तो एच और ये बेस हो गया, तो पूरे का एरिया क्या हो जाता है, हाइट इंटू बेस। लेकिन पैरेललोग्राम में भी जो डायगोनल होता है आपको उसको दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो फार्मूला वहीं से आता है, और ये हाफ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज दैट इस ट्राइंगल का आपको हाइट निकालनी है, तो यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा आपका बेस। अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल केस में आपको मालूम है जो परपेंडिकुलर होता है उसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका एरिया लिख सकते हो कि ये हाइट हो गया और BC अपॉन 2, या इसको ऐसे ले लो हाफ इंटू BC हो गया बेस इंटू हाइट। और ज्यादा इसको स्पेसिफिक होना है तो देखो ये हाइट है और ये साइड A है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है और ये मान लो आपका m हो गया। तो यहाँ MC अगर निकालना चाहते हो तो हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो BC कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो यहाँ रख दो, हाफ BC हो जाएगा 2 अंडर रूट A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H, 2 टू कैंसिल हो जाएगा, H अंडर रूट A स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे तो तीनों साइड्स इक्वल ही हैं, तो यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करोगे तो ये आपका हाइट निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा A/2। तो यहाँ तो हाइट हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 A/2 अंडर रूट 3। अब फार्मूले से एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है आपका A, हाइट हो गया A/2 अंडर रूट 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये किस केस में हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, और ये किस केस में हो गया आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में, ठीक है। अब यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि ए दिया हुआ है, अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो BC तो पता ही होगा, तो आप BC निकाल सकते हो। अब देखो एक ट्रायंगल और होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी, तो H हो गया, ये B हो गया, तो BH इंटू B अपॉन 2, ठीक है। कुछ ना कुछ तो वहां दिया ही रहेगा, मान लो हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज दिया है, B दिया है, H नहीं दिया है, तो ये आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस फार्मूला यूज करके। अब बचता है जहाँ पे तीनों साइड्स नहीं है इक्वल, तो यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हाइट और जिस पे ड्रॉ कर रहे हो तो H इंटू x/2 आप ये कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको H की वैल्यू दी हुई है तो, ठीक है। और नहीं दी हुई है तो इसके लिए एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। एक्चुअली हेरोन्स का जो फार्मूला बोल मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि हेरोन्स में निकाला है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है, हमारे एक बौद्धायन मैथमेटिशियन थे उनके द्वारा दिए गए और क्या कहते हैं फार्मूले का, तो वो स्पेशल केस है क्योंकि जो बौद्धायन थे उन्होंने जो साइक्लिक फोरगॉन होता है, कोई ऐसा 4 साइडेड शेप जो किसी सर्किल के अंदर फिक्स किया जा सके, इनडायरेक्टली आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी 4 साइड हो, 4 साइडेड पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलैटरल हो, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, कहने का मतलब उसके चारों वर्टेक्स को हम किसी सर्किल के सरकमफेरेंस पे सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे साइक्लिक फोरगॉन का फार्मूला दिया था पेरीमीटर
यूज करते हुए, तो उसी फार्मूले को एक स्पेशल केस बनाकर ट्रायंगल के लिए हेरोन्स ने यूज किया है। तो उसमें कोई बहुत नया कोई फार्मूला दिया नहीं है। अब जो बौधायन जी थे, बौधायन जी ने ये देखो फार्मूला दिया था, बौधायन जी का फार्मूला ये था कि कोई भी सर्किल अगर है, तो सर्किल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिनके साइड्स, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो ये साइड हो गया ये हो गया बी, चारों अलग अलग है बी, ठीक है। यही कहीं है, कहाँ है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, चारों की लेंथ अलग अलग है। किसने दिया था? ब्रह्मगुप्ता, फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ साइक्लिक परबोन, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि इसका एवरेज पेरीमीटर निकाला था। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। देखो इसमें एक चीज ध्यान देना है, देखना आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। इस ये फार्मूला एप्लीकेबल तभी होता है, जैसे अभी आप बोल सकते हो कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, कहोगे यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मान लो उसके जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, ठीक है। जैसे ये देखो, ये स्क्वायर हुआ, मैंने पहले भी बोला था, अगर इसका साइड 3 3 है या मान लो 4 4 है, तो इसका एरिया 16 हो जाएगा। लेकिन इस यही अगर रेक्टेंगल कर दो, ये भी 4 है, 16, फिर रेक्टेंगल का ही स्पेशल कैसे होता है? हाँ, ऐसे कर दो कि इनके एंगल चेंज कर दो, ऐसे। अब देखो यहाँ पे भी ये 4 4 ही है, या इसे क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं ना, ऐसे। अब एंगल यहाँ चेंज हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे एरिया चेंज हो जाएगा, ये एरिया एग्जैक्टली वो नहीं आएगा, ठीक है। ये कहता हूँ, बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। तो एक्चुअली समझाने का जो मेरी चेष्टा है ये है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये 4 ले सकते हो, लेकिन देखना ये बेस तो 4 है, लेकिन जो हाइट है, हाइट देखो कम हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही 4 है, तो हाइट 4 से कम आएगा, ठीक है। तो हाइट जो आएगा वो लेस देन 4 आएगा। अब 4 इंटू हाइट, ऐसा कोई जो लेस देन 4 ले लो, मान लो 3 पॉइंट, मान लो 9 ही ले लो, ठीक है, तो कम आएगा ना इससे, स्क्वायर से एरिया कम है। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री सेम साइड है, लेकिन अगर उन दोनों साइड, किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग साइड के बीच का एंगल अगर जैसे जैसे कम होता जाएगा, तो साइड अलबत्ता इक्वल हो, तो उनके द्वारा जो कवर्ड एरिया रहेगा वो कम होता जाएगा। तो ये जो साइक्लिक फॉरगॉन है, उन्होंने इसलिए एक ये जो फार्मूला भी इन्होंने दिया था एरिया निकालने का, ठीक है, तो वो इसी केस में केवल एप्लीकेबल होगा कि वो साइक्लिक होने चाहिए। साइक्लिक की कंडीशन ये नहीं है कि, ठीक है, ये है कि सर्किल के अंदर ड्रॉ किए जा सके, सारे वर्टेक्स उसके क्या हो, जो है सर्किल के सर्कमफेरेंस पे हो, ठीक है। साइक्लिक का एक कंडीशन, मतलब मेन कंडीशन ये भी है कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो, अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा, ये भी एक कंडीशन, और वर्टेक्स तो यहाँ होने ही चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने उसका इसका ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो था उसका निकालने का फार्मूला यही बताया था कि हो जाएगा, ये एस हो गया तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी।
अब देखो ट्राइंगल, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग है, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए के अपोजिट ए हो गया, बी के अपोजिट बी, यहाँ सी हो गया। ठीक, आपको मालूम है कोई भी ट्राइंगल है उसके किनारे किनारे हम सर्कल तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा गुप्ता का जो फार्मूला था, उनका कहना मतलब ये था कि कोई भी साइक्लिक फोरगॉन है तो अगर उसके डिफरेंट साइड्स हैं, लेंथ उनकी डिफरेंट है, तो हम उसका एक एवरेज पेरीमीटर निकालेंगे और ये फार्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर किसी सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल बनता है तो वो भी एक साइक्लिक थ्रीगॉन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो अगर ये साइक्लिक थ्रीगॉन हो गया तो यहाँ पे एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं डी जीरो कर दिया हमने। ठीक है, जैसे यहाँ डी जीरो किया, तो यस क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये फार्मूला एरिया का क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का, ये वाला यस हो जाएगा, केवल यस बचेगा, तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यही जो है हेरोन्स के नाम से फेमस है, इसके लिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल हर हाल में अपने किनारे किनारे मतलब ट्राइंगल पे एक सर्कम सर्कल बन सकता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में ये कंडीशन कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्वाड्रिलेटरल के केस में उसे साइक्लिक फोरगॉन कहा, क्योंकि उसे साइक्लिसिटी जो उसकी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हो सकता है बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हैं जो है, अगर वो उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं है तो उनके जो वर्टेक्स है वो किसी सर्कल पे नहीं आएंगे। ठीक ना, तो उस केस में एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ट्रायंगल केस में एब्सोल्यूट है, इसलिए फार्मूला जो होता है ये वाला, ये हमेशा ट्रायंगल केस में मतलब इट्स ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ ट्रायंगल बट नॉट ट्रू इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसी का स्पेशल केस है ये हेरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो ज्यादा जो है उन लोगों की वाहवाही करने से बढ़िया अपना इतिहास भी हम लोगों को चेक करना चाहिए, और मुझे लगता है गर्व करना चाहिए कि हम लोगों का मैथमेटिक्स का इतिहास इतना तगड़ा है। तो हेरोन्स फार्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया एक निकालने का फार्मूला एक भी आ गया है कि स्क्वायर में अंदर स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो ट्राइंगल का एरिया निकाला था वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया था। ठीक है, और एक ये भी है, अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो इससे भी निकाल सकते हैं। देखो ये वाला फार्मूले का यूज कब आता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं, तो मान लो कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों के लेंथ अलग अलग है, ए बी सी, तो तीनों की लेंथ अलग अलग अगर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हाइट जो होती है ना, ये हाइट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल पता चल गया तो हम साइन थीटा कॉस थीटा करके फिर ये एच निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके। ठीक, तो जैसे यहाँ ये साइन थीटा हुआ तो मतलब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में ये फार्मूला यूज होता है। बाकी आइसोसेलेस के केस में जरूरी नहीं है, क्योंकि आइसोसेलेस के केस में आपको मालूम है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसको इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा, 90 डिग्री होगा, तो वहां पे कोई ना कोई तरीका आपका निकल ही आएगा। ठीक है, और इक्विलेटरल का स्पेशल केस तो बता ही दिया है क्या है, तो ये फार्मूला हो गया। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है कि अगर कोई ट्राइंगल है तो अगर इसका मीडियन खींचा आपने, मीडियन, तो मीडियन क्या करता है, इसको ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा ए बाई टू। तो जब इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो मान लो हाइट हुआ, तो हाइट इंटू ए बाई टू इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो देखना, अगर केवल इतने पोर्शन का एरिया निकालोगे, इतने का, तो इसके लिए भी हाइट यही रहने वाली है, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाइट इंटू बेस हो गया ए बाई टू और फिर अपॉन टू, तो कितना हो गया ए एच बाई फोर। वैसे ही इस वाले पार्ट का हाइट तो यही रहने वाला है, तो हाइट इंटू ए बाई टू और 1/2 पहले से रहेगा, तो ए एच बाई फोर। तो देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया हो गया ए एच बाई टू, और ये इसका एरिया हो गया ए एच बाई फोर, इसका हो गया एरिया ए एच बाई फोर। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी ट्राइंगल में
कोई भी ट्राइंगल अगर हो, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपने किसी एक वर्टेक्स से मीडियन खींचा ए बी सी, और जिसका जिसका मीडियन खींचा है मान लो इक्वली बाइसेक्ट करता है और उसी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये पूरे ट्राइंगल के लिए एच तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो जान लो कि वो उसको दो इक्वली मतलब दो पार्ट में तोड़ेगा। मान लो ये एम हो गया, ठीक है। तो एक बात जान लो कि इस केस में एरिया ऑफ ए एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए एम सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बेस को वो दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। अब जब आप उसका परपेंडिकुलर निकालोगे, हाइट निकालोगे, तो एरिया ऑफ होल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एच इंटू बेस बाई टू, ठीक है। लेकिन जब उनके हाफ पार्ट का निकालोगे तो उसका बेस हो जाएगा, जो पहले भी बेस था उस बेस का बी बाई टू हो जाएगा, अगले का भी बी बाई टू हो जाएगा। तो दोनों के अलग अलग एरिया क्या हो जाएंगे, बी इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट अपॉन फोर और बी इंटू एच अपॉन फोर। तो जस्ट टोटल का क्या हो गया, 1/2 हो गए दोनों। तो करने का मतलब कोई भी सर्किल, कोई भी ट्राइंगल है, उसके किसी वर्टेक्स से एक मीडियन खींचते हो और जिसका मीडियन आपने खींचा उसी को अगर बेस लेके उस ट्राइंगल का एरिया निकालते हो तो वो मतलब ये मीडियन जो होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो उसको दो इक्वली एरिया वाले ट्राइंगल में कट करता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एरिया में ये हो गया। तो एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए और साइक्लिक फोरगॉन का, देखो साइक्लिक फोरगॉन का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर उनके साइड्स विथ साइड्स ए बी सी एंड डी क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या है, अगर साइड ए बी एंड सी है तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस केस में यहाँ एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। यहाँ पे एस की वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। बाकी जो स्पेशल बताया था आइसोसेलेस, हाँ एक बात और है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल ये दो टाइप के होते हैं। एक देखो ये हो गया जिसमें बेस और हाइट अलग अलग है, और एक होता है कि इसमें भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ देखोगे तो दोनों सेम है, ए ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए अंडर रूट टू। यहाँ पे ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पे एरिया हो जाएगा एच इंटू बी बाई टू, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। एक्चुअली ये एक स्क्वायर का ही हाफ होता है, देखो तो एक स्क्वायर का हाफ होता है और एक रेक्टेंगल का हाफ होता है, ठीक है। और एक आइसोसेलेस के केस में ये दोनों साइड इक्वल होते ही हैं। तो अगर देखो वहाँ पे हाइट निकालने की पॉसिबिलिटी है तो हाइट आप निकाल लो, और अगर ये साइड दिया हुआ है, ये भी साइड दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हाइट निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा। तो इस स्क्वायर मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, और फिर बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया। बाकी हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है उसको किया है। जैसे हेरोन्स का फार्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू।
इक्विलैटरल ट्रायंगल केस में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू मान लो पी हो गया, तो ये हो जाएगा 3p/2, यस इज इक्वल टू 3p/2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यस हो गया आपका 3p/2, ये हो जाएगा 3p/2 माइनस p, सेम वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूब। तो 3p/2 जनरलाइज यही किया है। इसको ऐसे देखते हैं कि हेरोन्स के फार्मूले के तहत एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू मान लो एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई टू, हो जाएगा 3x/2। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 3x/2 3x/2 माइनस एक्स 3x/2 माइनस एक्स 3x/2 माइनस एक्स। तो स्क्वायर रूट मालूम है, जो दो बार आगे तो बाहर आ जाएंगे, तो ये 3x/2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 3x/2 इंटू ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3x माइनस 2x/2, हो जाएगा 3x माइनस 2x/2 अंडर रूट 3x/2 इंटू x/2। तो इसको कर सकते हैं, तो हो गया आपका x/2 और यहाँ x बाहर आ जाएगा, फिर और 2 भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 रह जाएगा, तो हो जाएगा x² / 4 अंडर रूट 3। ठीक है, और सेम अगर जो हम लोगों ने अपने तरीके से हाफ बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले देखोगे, तो x हुआ ये x हुआ ये x हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगा तो x/2 हुआ, तो ये हाइट हुआ, हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x² माइनस x²/4, ये हो जाएगा 3x²/4, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 3, ये हो गया हाइट। एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये x और इंटू हाइट कितना हो गया x/2 रूट 3, x²/4 रूट 3। ठीक है, दोनों तरीके से वेरीफाई होता है। ठीक है, चलो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।